जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपको चैनल ज्वाइन आर्मी में। जैसा कि आप सबको पता होगा, चैनल ज्वाइन आर्मी लाती है डेली बेसिस पे, जो कि आपको 6 से 7 के बीच में, यानी इवनिंग में 6 से 7 के बीच में आपको मॉडल सेट मिलेगी, जो कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट और सारे ट्रेड के लिए होंगे, चाहे वो आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं या फिर वेटनरी या फिर फार्मा की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारे ट्रेड के लिए होंगे, जिसमें आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन का एक बंडल, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी अध्ययन के बाद आपको, काफ़ी डीप स्टडी के बाद आपको लाया जाता है, और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आर्मी नर्सिंग में, या फिर जो भी आर्मी वेटनरी हो या फिर आर्मी फार्मा हो या फिर अग्निवीर हो, तो वो सारे क्वेश्चन आने वाले यहाँ पे मिलेंगे आपको विस्तृत जानकारी और काफ़ी ब्रीफ व्यू में। तो बिना डिले किए हुए चलेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैं बता दूं कि जो भी भाइयों, जो भी एस्पिरेंट हमारे चैनल पे नए जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, ताकि कल की जो आने वाली हो या फिर आगे आने वाली जो वीडियो होंगे वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएंगे, जिसमें आपकी तैयारी में एक बूस्टअप मिल सकती है और आपकी सिलेक्शन की गारंटी ज्वाइन आर्मी की तरफ से होगी। तो जो भी मैं एक दावा करता हूँ कि जो भी ज्वाइन आर्मी की सारे वीडियो देखते हैं, सारे स्टडी करते हैं, अंत तक स्टडी करते हैं, 50 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन दिया जाता है सारे क्वेश्चन का स्टडी करते हैं, तो उसमें ज्वाइन आर्मी का एक 100% का दावा है कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। सिलेक्शन की बात ना करूँ तो क्वेश्चन 100% क्वेश्चन जो टक्कर आएंगे, यानी कि मैच करेंगे, वो ज्वाइन आर्मी चैनल से आएंगे। तो आप एक दावा के साथ बताता हूँ मैं, क्योंकि उसके लिए मैं लाता हूँ 50 क्वेश्चन का डेली डीप स्टडी करके, ठीक है। और इसके क्वेश्चन, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं जो मैं बता देता हूँ आपको, जिससे आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आपकी सिलेक्शन में एक 20% बढ़ोतरी मिलेगा बाकी चैनल से, ठीक है। तो ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो चलिए बिना डिले किए हुए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूँगा और देखूँगा कि क्या क्या इसमें कितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करूँगा। तो आप सब इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिपोप्रोटीन कैरी करता है, क्या चीज़ को कैरी करता है? वो करता है फैट को, ठीक है। जो कोशिका में लिपोप्रोटीन होते हैं वो फैट का कैरी करता है। तो ये हो गया आंसर। इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आर्मी में? तो क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि लिपोप्रोटीन मुख्यतः पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्लड का प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में। तो ब्लड प्लाज्मा होता क्या है? ब्लड जो है, मान लीजिए एक वैक्यूम कंटेनर में ब्लड लिया, तो इसमें दो होते हैं, एक सेल होते हैं और प्लाज्मा होते हैं, ठीक है, ये होते हैं। तो जो सेल होते हैं, सेल तो होता है 45%, जो मान लीजिए सपोज दैट 100 ml ब्लड लिया है, ठीक है, 100 ml ब्लड लिया, जिसमें 45% सेल होंगे और 55% प्लाज्मा होंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है नर्सिंग के एग्जाम में कि मनुष्य के शरीर में जो ब्लड होते हैं उसमें प्लाज्मा के परसेंटेज कितना होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा के परसेंटेज कितना होता है? तो वो होगा 55% प्लाज्मा होता है और 45% सेल होते हैं, ठीक है। तो हो गया। इसके रिलेटेड एक और क्या क्वेश्चन देखिए कि HDL कहलाता है, जो HDL होता है, तो HDL क्या कहलाता है? HDL कहलाता है गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। HDL का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, ये होता है। तो इससे दो क्वेश्चन हो गए। फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों में कैसपेस, जो पौधों में कैसपेस एंजाइम होते हैं वो कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? वो होते हैं कोशिका मृत्यु में, यानी कि एपोप्टोसिस, क्या बोलते हैं उसको? एपोप्टोसिस, यानी कि कोशिका मृत्यु। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पौधों में कैसपेस एंजाइम कहाँ होते हैं? तो एपोप्टोसिस होते हैं, ठीक है, यानी कि कोशिका मृत्यु में। तो आई होप समझ रहे हैं आप। फिर इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है
कि कैस्पेस एंजाइम किस प्रकार के प्रोटीन है। जो कैस्पेस है ये एक एंजाइम है, ठीक है, जो पौधे में पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कैस्पेस जो है वो किस प्रकार का प्रोटीन है। तो किस प्रकार का प्रोटीन है वो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स एक प्रोटीन है। तो ये जो कैप्सिस है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन होता है, ओके, ये है। इसके रिलेटेड एक और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि एपोप्टोसिस होता है। एपोप्टोसिस क्या होता है? तो एपोप्टोसिस होता है नॉर्मल सेल डेवलपमेंट, मतलब इसको और क्या बोलेंगे कि नॉर्मल सेल डेवलपमेंट भी है, ठीक है, तो ये होता है। फिर इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन, और क्या इससे रिलेटेड बस इतना ही क्वेश्चन बनेंगे। तो और आगे देखते हैं आगे और क्या क्वेश्चन है। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है, REM स्लीप रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तो REM स्लीप क्या होता है? स्वप्न देखना, यानी कि REM स्लीप किससे रिलेटेड है? तो स्वप्न देखने से रिलेटेड है, ठीक है, तो होगा। फिर इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि REM नींद को कहते हैं। जो REM जो नींद है यानी कि स्लीप है, उसको और किस नाम से कहा जाता है? तो उसको कहते हैं पैराडॉक्सिकल स्लीप, ठीक है, पैराडॉक्सिकल स्लीप भी बोलते हैं REM स्लीप को, ठीक है, ये होता है। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि REM में मस्तिष्क सक्रियता होती है, कितनी होती है सक्रियता? तो इसमें हाई लेवल की सक्रियता होती है, ठीक है, यानी कि काफ़ी उच्च लेवल की सक्रियता होता है, यानी कि एक्टिविटी होता है, ओके, तो ये है। तो इससे यही दो क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका में कैलेथ्रिन जो होता है, कैलेथ्रिन वो क्या होता है, ठीक है, मतलब क्या काम करता है, क्या हेल्प करता है कोशिका में कैलेथ्रिन। तो कोशिका में कैलेथ्रिन क्या काम करता है? वो वेसिकल का निर्माण करता है, ठीक है, वेसिकल का निर्माण करता है, तो ये हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कैलेथ्रिन जो है वो किससे रिलेटेड है? तो कैलेथ्रिन जो है वो इंडोसाइटोसिस से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये हो गया। तो इससे एक और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैलेथ्रिन कोटेड जो होते हैं, कोटेड वेसिकल, वो किसके बने होते हैं? जो क्या होता है, एक कैलेथ्रिन जो है वो एक कोटेड होते हैं, ठीक है, वेसिकल कोटेड होते हैं, तो वो किस चीज़ का बना होता है ये पूछ रहा है। तो क्या चीज़ का बना होता है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट बिल्कुल याद रखना आप सभी लोग, आपके एग्जाम में काफ़ी काम आएंगे। और मैं बार बार बताता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट्स जो आर्मी नर्सिंग का या वेटनरी का या फार्मा या फिर अग्निवीर का तैयारी कर रहे, उनके लिए यहाँ पे एक बूस्टअप प्लान मिलता है। कैसे? क्योंकि सारे यूट्यूब चैनल पे या सारे क्लासेज में क्या बताते हैं, बस ये क्वेश्चन बताते हैं कि कोशिका में कैलेथिन क्या सहायक किस लिए कैसे हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जाता है आपको, इसके रिलेटेड जितने भी आर्मी में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आर्मी नर्सिंग हो, वेटनरी हो, फार्मा हो या फिर अग्निवीर हो, जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसके रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन को कवर किया जाता है। इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ कि 20% यहाँ एक्स्ट्रा बूस्टअप मिलती है बाकी सारे क्लासों से। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि प्लीज़ इंगेज रहें इस क्लास से, ताकि आपको एक काफ़ी हेल्प मिल सके, काफ़ी बूस्टअप मिल सके आपकी स्टडी में। तो ये हो गया। तो जैसा कि हो गया, क्या था क्वेश्चन कि कैलेथ्रिन कोटेड वेसिकल बनते हैं, किसका बनते हैं? तो वो बनते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये हो गया। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑटोगैमी मीन्स क्या होता है? ऑटोगैमी मीन्स क्या होता है? ऑटो यानी कि पौधों में ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है? पौधों में ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है?
सेल्फ पोलिनाइजेशन यानी कि स्वपरागन, ठीक है, ये होता है। तो फिर ये होता है। फिर इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएंगे कि ऑटोगमी होते हैं, ऑटोगमी क्या होते हैं? तो ऑटोगमी होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ठीक है। ऑटोगमी क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ये होता है। फिर और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ऑटोगमी में आनुवंशिक विविधता का मतलब क्या होता है? मतलब जो ऑटोगमी में आनुवंशिक विविधता कैसी होती है? हाई होती है, लो होती है, या मीडियम होता है, नहीं होता है? तो इसमें क्या होगा कि जो आनुवंशिकी जो होता है विविधता ऑटोगमी में, वो लो होता है, यानी कि निम्न होता है, ठीक है, निम्न होता है, ये होता है, ठीक है। तो इतना ही था। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव में एसिटाइल कोलिन होता है, वो क्या करता है? मानव में एसिटाइल कोलिन जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर को, जो तंत्रिका संदेशवादक होता है, उसका काम करता है, ठीक है। मानव में एसिटाइल कोलिन जो होता है वो तंत्रिका संदेशवाहक का कार्य करता है, ओके, ये होता है। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो एसिटाइल कोलिन होता है, एसिटाइल कोलिन जो होता है वो कहाँ से निकलता है? तो वो निकलता है साइनेप्स से एसिटाइल कोलिन निकलता है, ठीक है, ये होता है। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि एसिटाइल कोलिन मुख्यतः काम क्या करता है? तो एसिटाइल कोलिन जो काम एक और क्या करता है, वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शंस को हेल्प करता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, ये होता है। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका में यूबेक्टिन यानी कि इब्यूक्टिन टैग प्रोटीन्स फॉर, यानी कोशिका में इब्यूक्टिन का कार्य क्या है, ठीक है। तो कोशिका में इब्यूक्टिन का कार्य नष्ट करना होता है, यानी डिजेनरेशन होता है, ठीक है, डिग्रेडेशन होता है, ओके, यानी कि नष्ट करना होता है, ये होता है काम इसका। फिर इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो इब्यूक्टिन प्रणाली जुड़ी होती है, मतलब जो इब्यूक्टिन का जो सिस्टम होता है वो किसके रिलेटेड होता है? तो वो होता है प्रोटिएजोम सिस्टम से, ठीक है, ये होता है। तो इससे बस इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर क्या इससे एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि इब्यूक्टिन जो होता है वो क्या है? तो इब्यूक्टिन है स्मॉल प्रोटीन है, ठीक है। इब्यूक्टिन क्या है? जो इब्यूक्टिन है वो स्मॉल प्रोटीन है, ठीक है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों में एपोमिक्सिस, जो एपोमिक्सिस है पौधों में, उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब होता है अलैंगिक बीज का निर्माण, ठीक है, अलैंगिक बीज का निर्माण होता है अपोक्समिसिस, यानी कि पौधों में, ओके, तो ये हो गया। तो ये सब काफ़ी टफ क्वेश्चन है, तो ये जितने भी आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जितने भी याद रखेंगे, वो हम आपके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट होंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो सारे लोग सोल्व कर देते हैं, लेकिन ये सब जो क्वेश्चन है बिना स्टडी किए आप अटक जाओगे, फंस जाओगे, जिसमें आपकी कंपटीशन काफ़ी लो हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इसलिए मैं डाला हूँ ताकि आपको एक प्लस पॉइंट मिले, बूस्ट कर सके आपके नॉलेज को और इवन स्कोर को भी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि एपोमिक्सिस मीन्स क्या होता है पौधों में, यानी कि
अलैंगिक बीज का निर्माण होता है, यानी कि एसेक्सुअल सीड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये होता है। इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि एपोमिक्सिस प्रोड्यूस होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो एक क्लोन का सीड होता है। ठीक है, क्लोन का सीड्स होता है, वहाँ से एपोमिक्सिस प्रोड्यूस होता है, ये होता है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि एपोमिक्सिस पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है? तो जो साइट्रस जो होते हैं, साइट्रस फ्रूट और ग्रेप्स होते हैं, वहाँ पे एपोमिक्सिस पाया जाता है। ठीक है, साइट्रस एंड ग्रेप्स में। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये होता है। फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव में काइमोट्रिप्सिन, जो काइमोट्रिप्सिन होता है उसका मतलब क्या है? जो मानव में जो काइमोट्रिप्सिन है वो क्या चीज़ है? तो एक प्रोटीन है। ठीक है, क्या है? प्रोटीन है। जो मानव में काइमोट्रिप्सिन है वो प्रोटीन है। इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि काइमोट्रिप्सिन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है? जो प्रोटीन है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो होता है पैंक्रियाज से। ठीक है, ये होता है। फिर क्या होता है? क्वेश्चन और क्या आ सकता है कि काइमोट्रिप्सिन का कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? तो कार्य होता है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन का कार्य कहाँ होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और काइमोट्रिप्सिन कहाँ से स्रावित होता है? वो पैंक्रियाज से स्रावित होता है। ये हो गया। फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्यूजन व्हीकल्स इन्वॉल्व होते हैं, किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं? तो जो कोशिका में फ्यूजन वेसिकल होते हैं, यानी कि जो कोशिका में फ्यूजन वेसिकल होते हैं वो सिक्रेशन में, यानी कि स्राव प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, ये होता है। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है? इसके रिलेटेड आ सकता है कि फ्यूजन वेसिकल जुड़ा होता है, यानी कि जुड़ता है। वो किससे जुड़ता है? तो जुड़ता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इधर लिख देता हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या जुड़ा होता है? जो फ्यूजन वेसिकल जुड़ता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ता है। ठीक है, ये होता है। फिर अगला क्वेश्चन इससे क्या रिलेटेड हो सकता है कि जो फ्यूजन वेसिकल भाग होता है, किसका भाग होता है? तो वो होता है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, किसका भाग होता है? एक्सोसाइटोसिस का। ठीक है, तो ये होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों में फोटोटैक्सिस, जो फोटोटैक्सिस होता है वो कैसे होता है? पौधों में फोटोटैक्सिस होता है, कैसे होता है? वो लाइट के थ्रू होता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि वो लाइट के तरह होता है। जिधर का लाइट होगा वो उधर का फोटोटैक्सिस होगा, किसमें? पौधों में। ठीक है, प्लांट में जो फोटोटैक्सिस होगा, तो जैसे कि पौधा है, ठीक है, तो जिधर से लाइट आ रही है ना उधर वो फोटोटैक्सिस होगा। ओके, तो ये होता है। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि फोटोटैक्सिस पाया जाता है कहाँ? पाया जाता है तो वो पाया जाता है यूग्लेना में। यूग्लेना में पाया जाता है। ठीक है, तो ये है। फिर इसके रिलेटेड एक और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि फोटोटैक्सिस किस प्रकार की गति है? एक क्या है? एक मोमेंट है, यानी कि गति है। जो तो पूछ रहा है कि किस प्रकार का गति होता है, तो मैं बताता हूँ किस प्रकार का गति होता है।
वो होता है फोटोटैक्सिस। किस प्रकार की गति होती है? वो लोकोमोटरी मोमेंट होता है, लोकोमोटरी मोमेंट होता है, ठीक है, लोकोमोटरी मोमेंट होता है, ये होता है पौधों में फोटोटैक्सिस। फिर चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव में सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। मानव में सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? तो संतुलन और समन्वय जो होता है, कोऑर्डिनेशन, उसको बनाए रखना इसका कार्य है सेरिबेलम का, ठीक है। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? तो इसमें क्या होता है कि जैसे मानव जो शरीर है, मानव में जो सेरिबेलम होता है, ब्रेन होता है, उसमें जो मुख्य कार्य सेरिबेलम का क्या होता है? वो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना होता है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है? इसके रिलेटेड आ सकते हैं कि जैसे कि ये होगा कि जो सेरिबेलम किसका भाग है, ये जो सेरिबेलम है वो किसका भाग है? तो सेरिबेलम किसका भाग है? वो हिंड ब्रेन का भाग है, ठीक है। हिंड ब्रेन का, सॉरी ये गलत आ गया है, हिंड ब्रेन का भाग है। ये जो सेरिबेलम है वो हिंड ब्रेन का भाग है, ठीक है, ये होगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे ये पूछ दिया कि मानव में सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या हो गया? संतुलन और समन्वय बनाए रखना होता है, ठीक है। अगर इससे ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, इसको अगर चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सेरिबेलम होता है वो नियंत्रित करता है, क्या चीज़ को नियंत्रित करता है? तो वो बॉडी पोस्चर को नियंत्रित करता है, ठीक है, बॉडी पोस्चर को नियंत्रित करता है, ये होगा। तो इससे रिलेटेड यही दो क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन में। अगला क्या है? पौधों में प्लास्टोक्विनोन, यानी जो प्लास्टोक्विनोन इन्वॉल्व होते हैं, कहाँ पे होते हैं? सॉरी, क्या है? पौधों में प्लास्टोक्विनोन, यानी कि प्लास्टोक्विनोन इज इन्वॉल्व इन, कहाँ पे होता है? जो प्लास्टोक्विनोन होता है वो कहाँ पे इन्वॉल्व होता है? तो वो होता है प्रकाश संश्लेषण, जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण, इलेक्ट्रॉन परिवहन, वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो ये होगा। ठीक है। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन शायद ही पूछे जाएंगे, लेकिन वैसे अगर पूछ सकता है तो ये होगा कि जो प्लास्टोक्विनोन पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो वो, मैं इसको मिटाकर बताता हूँ। हाँ, जो प्लास्टोक्विनोन इज इन्वॉल्व इन, कहाँ पे वो इन्वॉल्व होगा? प्रकाश संश्लेषण, इलेक्ट्रॉन परिवहन में। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि प्लास्टोक्विनोन पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है? तो पाया जाता है थैलाकोइड। थैलाकोइड एक झिल्ली होता है, ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेन होता है। जो थैलाकोइड झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन होता है, वहीं पे ये पाया जाता है। कौन? प्लास्टोक्विनोन, ओके, जो कि पौधों में होती है। फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है? जो प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है, कहाँ से कहाँ तक स्थानांतरित करता है? तो एक्चुअली आ नहीं सकता है, काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाएंगे आर्मी के लिए, लेकिन फिर भी जान लो।
कहाँ से कहाँ, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है, कहाँ से कहाँ तक स्थानांतरित करता है, तो वो करता है PS डबल आई से साइटोक्रोम, ठीक है, साइटोक्रोम B6F तक स्थानांतरित करेगा, ठीक है, ये होगा। तो यही आ सकता है क्वेश्चन। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, मानव में थायमिन हार्मोन होता है, यानी कि थाइमोसिन हार्मोन हेल्प इन, क्या हेल्प करता है मानव में, ठीक है। तो जो टी मैचुरेशन होता है, यानी कि टी कोशिकाएं परिपक्वता, टी सेल को और क्या चीज़ से बोलते हैं, जो टी सेल है उसको किलर सेल भी बोलते हैं, किलर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो मानव में थाइमिक हार्मोन होता है वो क्या चीज़ को हेल्प करता है, तो टी सेल को मैचुरेशन में कार्य करता है, ठीक है, ये होगा। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके रिलेटेड और क्वेश्चन आएंगे कि थाइमोसिन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, तो थाइमस ग्लैंड से स्रावित होता है, थाइमस ग्लैंड से स्रावित होता है, ठीक है, ये होगा। एक और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जो थाइमोसिन की कमी से होता है, क्या चीज़ होता है, अगर थाइमोसिन जो है, ये थाइमोसिन जो है वो कम हो जाता है तो क्या होगा, हमारे इम्यूनिटी पावर कम हो जाएंगे, यानी कि वीक हो जाएंगे, ठीक है, वीक इम्यूनिटी, ओके, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएंगे, तो ये होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जो कोशिका में क्रोमैटिड, जो कोशिका में क्रोमैटिड होता है उसका क्या होता है फंक्शन, तो गुणसूत्र का आधा भाग, यानी कि जो कोशिका में क्रोमैटिड होता है वो गुणसूत्र का आधा भाग होता है, ठीक है, ये होगा। फिर तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, ये क्या है, कोशिका में क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आ सकता है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, तो जुड़े होते हैं सेंट्रोसोम से, ठीक है, सेंट्रोसोम से जुड़े होते हैं, ये होगा। फिर इससे और रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्रोमैटिड्स दिखाई देते हैं, किस फेज में दिखाई देते हैं, जो क्रोमैटिड्स किस फेज में दिखाई देते हैं, तो आप बता सकते हो कि क्रोमैटिड्स जो होता है वो प्रोफेज में दिखाई देते हैं, ठीक है। जो कोशिका में क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो किस फेज में दिखाई देते हैं, तो वो प्रोफेज में दिखाई देते हैं, तो यही है। फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, पौधों में सैप्रोफाइट्स, यानी कि सैप्रोफाइट्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम, कहाँ से फूड ये ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो जो पौधों में जो सैप्रोफाइट्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स वो कहाँ से फूड यानी कि प्राप्त करते हैं, तो वो प्राप्त करते हैं मृत जो मैटर्स होते हैं, यानी पदार्थ होते हैं, मृत जो डेड पदार्थ, उससे सैप्रोफाइट्स को फूड प्राप्त होता है, ठीक है, ये होगा। तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि सैप्रोफाइट्स मुख्यतः होते हैं वो फंगी एंड बैक्टीरिया दोनों होते हैं, फंगी एंड बैक्टीरिया, फंगी और बैक्टीरिया दोनों होते हैं, ठीक है, ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे बस इतना ही आएगा। अगर क्वेश्चन एक और आ सकता है तो इतना पूछ सकता है कि सैप्रोफाइट्स करते हैं, क्या करते हैं, तो अपघटन करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जान लो कि सैप्रोफाइट्स करते हैं, क्या करते हैं, तो अपघटन करते हैं, यानी कि डिकम्पोजिशन करते हैं,
तो ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होता है, ठीक है। हम लोगों ने 16 क्वेश्चन किया, वो बायो का किया। फिर यहाँ से 17 क्वेश्चन से केमिस्ट्री स्टार्ट है। तो क्या क्वेश्चन क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? कितना होगा? 7, ठीक है, ये होता है। या फिर ये टेम्परेचर ना देकर बोल देगा शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, तो वो भी 7 ही होगा, ठीक है, ये होगा। फिर अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अम्लीय विलयन जो होता है, यानी कि पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि अम्लीय विलयन का पीएच होता है कितना होता है? तो 7 से कम होता है, ठीक है। यानी कि अम्लीय यानी कि 7 से कम 7 होता है, न्यूट्रल होता है, और 7 से ऊपर जो होता है वो क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, यानी कि बेसिक यानी कि क्षारीय, ठीक है, ये होगा। तो इतना ही है इससे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी एंगेज किया बायोलॉजी क्वेश्चन ने। तो इसमें क्या 18 क्वेश्चन, अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है। थोड़ा सा ऑप्शन मिट रहा है, उसको मैं विजुअल करा देता हूँ। हाँ, अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है, वो है क्या होगा? आप सबको पता होना चाहिए क्यों होता है। COA यानी कि क्विक लाइम जिसे बोलते हैं यार, बुझा हुआ चूना, यानी कि बुझा चूना भी बोलते हैं, ठीक है, बुझा चूना, ओके, या फिर बुझा हुआ चूना बोल सकते हो आप। तो होता है अमोनिया गैस सुखाने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है? इसके रिलेटेड और क्वेश्चन आ सकते हैं कि अमोनिया का सांद्र जो होता है, यानी कि कंसंट्रेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अमोनिया को सांद्र H2SO4 से नहीं सुखाते हैं। क्यों नहीं सुखाते हैं? क्योंकि यह अमोनिया गैस को अवशोषित कर लेता है, ठीक है, ये होगा। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि सूखी अमोनिया गैस एकत्रित की जाती है। कैसे एकत्रित किया जाता है? तो वायु के ऊपर विस्थापन करके, यानी कि जो वायु के ऊपर यानी कि क्या करेंगे? विस्थापन करेंगे, ठीक है, ये होगा। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी धातु विद्युत अपघटन द्वारा निकाली जाती है? कौन सी धातु है वो जो विद्युत अपघटन द्वारा निकाली जाती है? वो है एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम जो है वो विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है? इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि एल्युमिनियम निकाला जाता है, कहाँ से निकाला जाता है? तो वो बॉक्साइट, इसको फिक्स कर देता हूँ, सॉरी, कहाँ से निकाला जाता है? वो बॉक्साइट से निकाला जाता है, ठीक है, ये हो गया। फिर एल्युमिनियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं हॉल हेरोट, हॉल हेरोट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। जो एल्युमिनियम निकालने की प्रक्रिया है उसको हॉल हेरोट प्रक्रिया बोलेंगे, यानी कि प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा इसको साइज कम कर देता हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? परमाणु संख्या 17 किस तत्व क्या है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि क्लोरीन का जो परमाणु संख्या है वो 17 होता है, ठीक है, ये होगा। फिर इससे क्या क्वेश्चन आएगा? क्लोरीन से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि क्लोरीन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये बोल सकते हो आप कि हैलोजन ग्रुप से संबंधित है, ठीक है, हैलोजन ग्रुप, क्योंकि ये जो क्लोरीन जो है वो हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट्स है, ओके। फिर इसके और रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? क्लोरीन का संयोजकता 1 होती है। संयोजकता क्या होता है? यानी कि वैलेंसी, जिसको वैलेंसी बोलते हैं, वो संयोजकता कहा जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन का संयोजकता कितना होगा? 1 होगा, ठीक है, ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है?
तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि हंसाने गैस का उपयोग कहाँ पे होता है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हंसाने वाली गैस का यूज कैसे किया जाता है, यानी कि संवेदनहारी किया जाता है, यानी कि एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। संवेदनहारी भी बोलते हैं। ठीक है, ये होगा। तो ये कोई खास है नहीं, बस हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं ये आप जान लो, ये काफ़ी है। फिर अगला क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन क्या है, सिक्के बनाने में सामान्यतः किस धातु का प्रयोग होता है। तो किस धातु का प्रयोग होता है सिक्का बनाने में, वो है तांबा का। ठीक है, तांबा का यूज हम लोग करते हैं क्या, सिक्का बनाने का यूज। ठीक है, ये होगा। फिर इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जो ब्रोंज होता है, ब्रोंज आपने सुना होगा, ब्रोंज मेडल ये सब। ठीक है, तो ब्रोंज क्या होता है, कांस्य होता है। ठीक है, ठीक है, कांस्य होता है क्या, ब्रोंज। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो ब्रोंज मिश्र धातु होता है, किस चीज़ का मिश्र धातु होता है, तो वो तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। ठीक है, ब्रोंज तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ठोस को सीधे गैस में बदलना कहलाता है। ठोस को सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, वो कहलाता है सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, जो ठोस को सीधे गैस में बदल देता है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके रिलेटेड आ सकते हैं कि कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन करता है। तो जो नेपथलीन जो होता है, नेपथलीन, जो नेपथलीन जो होता है वो क्या करता है, ऊर्ध्वपातन करता है। ठीक है, यानी कि वो सीधे ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, जो कि हम लोग वॉशरूम ये सब में जो यूज करते हैं नेपथलीन। तो इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि ऊर्ध्वपातन करने वाला अन्य पदार्थ और कौन सी होती है, तो होता है आयोडीन। आयोडीन जो है वो ऊर्ध्वपातन करने वाला एक और अन्य पदार्थ है। ठीक है, ये है। फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हड्डियों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो सबको पता है हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम जो है वो आवश्यक होता है। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हो सकता है, इसको देखेंगे। कैल्शियम का अवशोषण में सहायक विटामिन कौन सा होता है। तो विटामिन डी जो होता है वो अवशोषण में सहायक होता है, यानी कि जब भी हड्डी जो यानी कि कैल्शियम जो लेते हैं वो थोड़ा विटामिन डी का भी कैप्सूल लेना ज़रूरी होता है, लेकिन डॉक्टर का रिकमेंड से लेना आवश्यक होता है। ठीक है, ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कैल्शियम की कमी से क्या होता है। तो रिकेट्स होगा। ठीक है, रिकेट्स एक बीमारी है, वो कैल्शियम का कमी से होता है। ठीक है, ये होगा। तो बस इतना ही है। फिर अगला चलेंगे। अगला क्या है, दीवारों की सफ़ेदी के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो जो दीवारों को सफ़ेदी के लिए यूज करते हैं वो है बुझा हुआ चूना। क्या होगा, बुझा हुआ चूना, यानी कि स्लैग्ड लाइम, यानी कि CO एक क्या होगा, क्विक लाइम होता है। ठीक है, CaO क्विक लाइम होता है और बुझा हुआ चूना अलग होता है, जो कि दीवारों की सफ़ेदी के लिए यूज होता है। ये होगा। फिर इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस होता है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। फिर इसके और क्या रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि सफ़ेदी जो होता है, सफ़ेदी कठोर होती है क्योंकि अवक्रिया होती है। कौन सी अवक्रिया होती है जिसके कारण वो कठोर होता है, तो उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसी की अवक्रिया के कारण ये सफ़ेदी कठोर होती है। ठीक है, तो
तो ये क्वेश्चन आ नहीं सकता, बस ये आ सकता है दोबारा सफेदी किस पदार्थ का। लेकिन खासकर ज़्यादा पूछा जाता है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो आप बता सकते हो CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, ये होगा, काफ़ी है इतना। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा तत्व अधातु है। तो जो गंधक होता है सल्फर होता है वो धातु अधातु है, बाकी सारे मेटल है यानी कि धातु है। ठीक है, ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सॉरी इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देखेंगे। कौन सा अधातु कमरे में ताप पर द्रव में होता है। ठीक है, तो कौन सी होता है वो ब्रोमीन होता है। तो ये क्या है, एक अधातु है, याद रखना मैं जो बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना आप। कौन सा तत्व अधातु है, तो गंधक है। ठीक है, इतना काफी। इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है, यानी कि अधातु पूछ रहा है। ठीक है, अधातु पूछ रहा है जो रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे द्रव में पाया जाता है यानी कि लिक्विड में पाया जाता है, तो कौन सा है ब्रोमीन। ठीक है, यह धातु है। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पे क्या है लिक्विड में पाया जाता है। अगर धातु का पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। ठीक है, मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा था। तो याद रखना आप, ब्रोमीन और मरकरी यानी कि पारा, मरकरी क्या होता है पारा। तो ये दोनों में आप कंफ्यूज ना होना, मरकरी जो है वो धातु है और अधातु है क्या ब्रोमीन। ठीक है, ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग होता है। मैंने 2 दिन पहले भी बताया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा रसायन प्रयोग होता है वो बताना आपको है। कौन सा होता है, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट जो होता है वो खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए यूज किया जाता है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सोडियम बेंजोएट सुरक्षित करता है, क्या चीज़ को सुरक्षित करता है, तो वो सुरक्षित क्या चीज़ को करता है, तो सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है, सॉफ्ट ड्रिंक और सॉस, जो सॉफ्ट ड्रिंक और पैक्ड जो सॉस होता है उसको सुरक्षित रखता है सोडियम बेंजोएट। ओके, याद रखना आप। फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, वो है लिथियम। ठीक है, लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है। फिर इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 3 होता है परमाणु संख्या। ठीक है, 3 होता है परमाणु संख्या। ठीक है, ये हो गया। फिर क्वेश्चन क्या आ सकता है कि लिथियम संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है, तो आप बता सकते हो कि ये क्षार धातु है यानी कि एल्कली मेटल है। ठीक है, ये पूछेगा नहीं, बस काफ़ी है सबसे हल्की धातु कौन सी है और उसका परमाणु संख्या कितना है, ये काफ़ी है। लेकिन फिर भी याद रख सकते हो आप कि लिथियम जो है वो क्षार धातु है यानी कि एल्कली मेटल है। ओके, ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, समुद्री जल से नमक अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो समुद्री जल से जो नमक होते हैं उसको अलग करने को प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वो वाष्पीकरण कहा जाता है यानी कि इवेपोरेशन। ठीक है, वाष्पीकरण कहा जाता है यानी कि इवेपोरेशन। ओके, ये इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि शुद्ध नमक प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं। शुद्ध नमक प्राप्त करने की विधि को कहते हैं क्रिस्टलीकरण यानी कि क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये बोलते हैं। और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि सौर नमक प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, तो सौर नमक यानी क्या होगा, सोलर साल्ट यानी कि वो सूर्य द्वारा वाष्पीकरण ही होगा। ठीक है, तो होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन होगा विच गैस इज इन्वॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, यानी कि जब जिंक पतले नमक से अब क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सा गैस होगा, वो होगा, आप सबको पता होना चाहिए कि वो हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है,
जब जिंक पतले अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये होगा। फिर और क्वेश्चन देखते हैं इसके रिलेटेड जो है, ठीक है। इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है, वो जैसे कि इसमें ये है, तो जब जिंक पतले, तो जिंक से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि मान लीजिए जड़त्व का जो नियम है, या फिर ये आप बता सकते हो, जब जिंक जो है, जो जिंक का HCl से क्रिया करके क्या बनाता है, तो क्या बनाएगा, हाँ, जिंक जो है वो HCl से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, HCl से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2, ठीक है, ये बनाएगा अभिक्रिया करके, ठीक है, जिंक प्लस HCl। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है कि हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे होती है। हाइड्रोजन गैस की पहचान होती है, वो होती है जलती तिल्ली से पॉप ध्वनि, ठीक है, ये है। तो इतना ही आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, जड़त्व के नियम कौन से हैं, ठीक है, इसमें से कौन सा नियम जो जड़त्व का है, वो प्रथम नियम जो है वो, यानी कि प्रथम नियम कौन सा है, यानी कि न्यूटन्स का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व का उदाहरण है, ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल है, ठीक है, ये होता है। इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसके रिलेटेड आ सकता है कि जड़त्व के नियम किसने दिया, तो किसने दिया, वो न्यूटन्स ने दिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि जड़त्व निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तो वो होगा द्रव्यमान पे निर्भर करेगा, ठीक है, द्रव्यमान पे निर्भर करता है, इतना ही है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, त्वरण की इकाई क्या है, त्वरण का इकाई क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा त्वरण का SI यूनिट, ठीक है। इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि त्वरण परिवर्तन होता है, कैसे परिवर्तन होता है, तो पूछ सकता है कि त्वरण परिवर्तन होता है, तो कैसे परिवर्तन होगा, तो होगा प्रति समय वेग में परिवर्तन, ठीक है, प्रति समय वेग में परिवर्तन क्या होगा, त्वरण का परिवर्तन होगा, ओके, ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, वेग का SI इकाई क्या है, तो वेग का SI इकाई होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड वेग का SI यूनिट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, चलती वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है, जो चलती वस्तु होता है उसमें कौन सा ऊर्जा होगा, तो वो गतिज ऊर्जा होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वो गतिज ऊर्जा होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², ठीक है, 1/2 mv² होगा गतिज ऊर्जा का सूत्र। फिर क्वेश्चन और आ सकता है कि गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो वो मास और वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान और वेग दोनों पे निर्भर कर रही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा किस कारण बहती है, विद्युत धारा जो है वो किस कारण बहती है, वो विभवांतर के कारण बहती है, ये होगा क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है, विद्युत धारा मापी जाती है, किस में मापी जाती है, तो एमीटर में मापी जाती है, एमीटर से मापी जाती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ सकता है, विभवांतर का SI इकाई क्या है, तो विभवांतर का SI इकाई क्या है, वो वोल्ट है, ठीक है, वोल्ट जो है वो विभवांतर का SI यूनिट है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, धारा को पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है, धारा को जो पता लगाता है उस यंत्र को क्या बोलते हैं, वो गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, क्या, जो धारा को पता करता है, यानी कि डिटेक्ट करता है, तो जो गैल्वेनोमीटर है वो धारा को पता करता है। इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है,
तो किस सिद्धांत पे करता है वो? धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या? धारा का चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ये कौन करता है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है गैल्वेनोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो वो धारा का चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। ठीक है, ये होगा। तो इससे इतना ही क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा 9th क्लास में कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है। इसीलिए इंद्रधनुष में इसीलिए जो डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य में थोड़ी सी लाल रंग की जो होता है क्लाउडेड होता है। ठीक है, ये होता है। फिर इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? तो वो होता है बैगनी का। ठीक है, बैगनी का सबसे कम होगा और लाल का सबसे तेज तरंग दैर्घ्य होता है। ओके, फिर क्वेश्चन इससे क्या रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा कि जो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ठोस में ऊष्मा संचरण किसके द्वारा होता है? ठोस में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन के द्वारा होता है, यानी कंडक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, ये होगा। फिर इसके क्वेश्चन आ सकता है कि ऊष्मा का खराब चालक कौन सा है? तो लकड़ी है। ठीक है, लकड़ी जो है वो ऊष्मा का सबसे खराब चालक होता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि धातुएं जो होती है वो ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। ये होगा आंसर। अगला क्वेश्चन चलेंगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? यानी कि शक्ति का इकाई क्या है? शक्ति का इकाई आप सबको पता है कि वो वाट होता है। ठीक है, शक्ति का इकाई वाट होता है। फिर शक्ति का परिभाषा क्या होता है? शक्ति का परिभाषा होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि कार्य डिवाइडेड बाय समय जो होगा वो शक्ति का परिभाषा होगा। फिर क्वेश्चन एक और आ सकता है 1 किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है? तो 1000 वाट होगा। ठीक है, 1000 वाट होगा ये। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश किस प्रकार के तरंग है? जो प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो किस प्रकार का तरंग होगा? वो है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, जो प्रकाश वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, ये होगा। फिर क्वेश्चन क्या आ सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण क्या है? तो प्रकाश तरंग है। ठीक है, जो प्रकाश तरंग है वो विद्युत चुंबकीय का एक एग्जाम्पल है। तो बस इससे इतना ही क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। समय का ऐसा इकाई क्या है? समय का ऐसा यूनिट क्या है? तो समय का ऐसा यूनिट क्या होगा? सेकंड होगा। ठीक है, स्वाभाविक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे इससे, क्योंकि इसमें और ज़्यादा नहीं आ सकता। फिर क्वेश्चन आ सकता है समय मापा जाता है, किस में मापा जाता है? तो घड़ी में मापा जाता है। बस इतना ही आता है। अगला क्वेश्चन है जीके का। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन जो हुआ था वो ताशकंद में हुआ था। ठीक है, ये होगा। फिर इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ सकता। फिर पूछ सकता है लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? तो वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। फिर क्वेश्चन आ सकता है जो ताशकंद समझौता कहाँ पे हुआ, कब हुआ था? तो वो 1966 में हुआ था। ठीक है, यही है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था वो है अप्सरा था। ठीक है, इससे 1 लीनियर क्वेश्चन बन सकते, ज़्यादा नहीं बन सकते। तो जस्ट 5-5 सेकेंड में इसको पास आउट कर देता हूँ। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? वो अप्सरा है। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ब्लू रिवैल्यूएशन, जो ब्लू रिवैल्यूएशन होता है वो किससे रिलेटेड है? तो ब्लू रिवैल्यूएशन है वो रिलेटेड है मछली से। ठीक है, ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का
भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? मैंने कल का भी वीडियो में बताया था कि नभः स्पृशम दीप्तम, ठीक है, ये आदर्श वाक्य है वायुसेना का, यानी कि एयरफोर्स का, ठीक है, ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन शक्ति किससे जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन शक्ति जो है वो परमाणु परीक्षण यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? वो है गगनयान, ठीक है। इसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान होते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या? साइमन कमीशन भारत कब आया था? आप सबको पता होना, साइमन कमीशन आया था 1927 में, वो भारत में आया था, ठीक है। इसमें एक नारा भी दिया था जो कि था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है, ये था जो ब्लैक कलर का फ्लैग दिखाकर बोला गया था। फिर अगला क्वेश्चन क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, ओके। जो फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक, ठीक है, ये हुआ। और जो पहला अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ था शुरू, वो हुआ था 1920 में, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है? लास्ट और नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, ठीक है। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो 1942 में हुआ था। ऐसे का नारा था एक, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। तो बस इतना ही था, फिर मिलेंगे कल की वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।